गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स को हम कवर कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। पहला सेक्शन हमारा हमेशा की तरह हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता है। चलिए शुरू करते हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1881 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था मिर्जापुर से। ठीक है, तो ये एक पत्रिका, इसको याद रखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष का विलोम आपका सिंपल है अपकर्ष। अगला देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो है ये आपका अवधी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, तुलसीदास जी की कुछ और रचनाएं बता देता हूं। इसके अलावा कुछ जर्नल स्टडीज में यानी जीएस में भी तुलसीदास जी से संबंधित फैक्ट्स पूछता रहता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। बात करेगा तुलसीदास जी के जन्म की, तो तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, माता जी का नाम इनकी हुलसी था और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। और अगर बात करें इनके गुरुजी की, तो स्वामी नरहरिदास जी इनके गुरु थे। इनकी कुछ और रचनाओं के बारे में बताऊं तो जैसे दोहावली है, गीतावली, कवितावली, राम लला नहचू। इसके अलावा देखिए ये जितनी मैंने रचनाएं बताई सारी अवधी भाषा में है। एक रचना इनकी है जो ब्रज भाषा में है, उसका नाम है विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका। ये जो रचना है ये इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, थोड़ी सी अलग है इसलिए इसको याद रखिएगा। तो यही इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दोनों तरफ मुसीबत होना। तो दोनों ओर मुसीबत, ऑप्शन सी। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय पहला ऑप्शन ए जो है यही आपका सही लिखा, अंतरराष्ट्रीय। अगला, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो देखिए आदिकाल को जो विद्वान है हिंदी के, उन्होंने सबने अलग अलग नाम दिए हैं। अगर बात करें वीर गाथा काल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया है। और रामकुमार शर्मा जी जो है, जो ऑप्शन ए है आपका, इन्होंने इसे चारण काल, ठीक है, चारण काल कहा है। बात करें अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, उन्होंने इसे आदिकाल ही नाम दिया है। और जो यात्रा वृत्तांत के बहुत फेमस लेखक है पंडित राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल, ठीक है, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल इसको नाम दिया है। तो ये सब आप याद रखिए। आगे चलते हैं, दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, तो उनकी रचना से ली गई हैं। कबीरदास जी के बारे में अगर बात करें, ये भी उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे जीएस में भी ये पूछ लेता है। तो कबीरदास जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण आपको पता है, जो एक निसंतान जुलाह दंपति थे उनके द्वारा किया गया था। नाम था उनका नीरू नीमा। और इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो हैं साखी, सबद, रमैनी, और जो मेन इनका कलेक्शन है उसको क्या बोला जाता है? बीजक। ठीक है, बीजक। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? इसको देखिए जगनिक ने लिखा है। ठीक है, ये पूरा देखिए जितना भी रासो काव्य होते हैं ये वीर रस के काव्य होते हैं। मतलब इसमें जो राजा वगैरह होते हैं, जो सेनापति होते हैं, उनकी वीरता के बारे में बताया जाता है। तो जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो जो रासो लिटरेचर होता है, रासो साहित्य, वो मध्यकालीन भारत में काफी ज्यादा प्रचलन में था। तो जगनिक ने ये लिखा है। और देखिए इसका वर्तमान में आपने सुना होगा आला उदल की गदा। तो जो आला खंड है, ठीक है, वो इसी परमाल रासो का एक पार्ट है। तो केवल अब हमारे पास यही मौजूद है, बाकी सब इसके जो टेक्स्ट है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसी का भाग है आला खंड। आला खंड में आपको पता होगा आला और उदल की वीरता के वर्णन को उसमें प्रदर्शित किया गया है। मृगावती किसकी रचना है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मृगावती और राजकुंवर है, इनकी एक प्रेम कथा के बारे में ये किताब है। और किसने लिखी है? कुतुबन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका। ये इंपॉर्टेंट है।
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए तद्भव इसमें से कौन सा है, अगर हम देखेंगे तो भ्रमर, मधुप, मधुकर, भंवरा। भंवरा जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी। देखिए भ्रमर के आप पर्यायवाची रट लीजिएगा, इसके पर्यायवाची बहुत पूछता है। यथाशक्ति में समास है, तो मैंने आपको बताया था जिसका पूर्व पद आपका अव्यय या अव्यय होता है कोई, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसके मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। एक यथार्थ है, इसके अलावा आमरण है, कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध जो है व्रत और विकास, ये इनका निबंध इसमें से नहीं है। बाकी कुटज, अशोक के फूल और विचार प्रवाह तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। तेरी बरछीने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। अलंकार के बारे में देखिए ऑलरेडी मैं बार बार बता चुका हूं, फिर यहां पर बार बार एक्सप्लेन करने से फिर टाइम ही जाता है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद हमने कल भी देखा था ये, ठीक है, सूर्य प्लस उदय, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका यहां पर सही होगा। कौन सी संधि है इसमें? इसमें गुण स्वर संधि है। इसकी तरह मैंने कल आपको एक और बताया था, गंगा प्लस उदक क्या बनेगा? गंगोदक, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल एक और हो गया। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो भ्रमर, मस्तक, अग्नि, मछली, तो इसमें से अगर आप सिंपल है हमारे लिए, मछली जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका क्या होगा? मत्स्य, ठीक है, मत्स्य जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो 9 टोटल रस के मैंने सबके आपको स्थायी भाव बता दिए थे। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो जहां पर पृथक्करण का भाव होता है, जैसे बिल्ली छत से कूदी, सवार घोड़े से गिरा, वहां पर अपादान कारक होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहां पर 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। अंधेर नगरी के बहुत फेमस लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुना भी होगा आपने, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो का, चा, टा, ता, पा, तो इसमें देखिए जो टा वर्ग है इसमें आपसे पूछा है कि इसमें कौन से हैं, तो इसमें मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन है, ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कौन से कवि हैं? तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। कवितावली के रचनाकार हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं, और तुलसीदास जी की और रचनाएं भी मैंने आपको बताई, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये सारे कबीरदास जी की अन्य रचनाएं हैं। सबसे फेमस है रामचरित मानस, अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, और उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव है। जो रासो लिटरेचर हमने अभी पढ़ा, रासो जो साहित्य होता है वो वीर रस का ही साहित्य होता है। अब देखते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई और वह तर्कहीन विश्वास पर आधारित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसे किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण कार्य कराता है। विज्ञान ना परलोक में विश्वास करता है और ना स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां यानी प्रोसेस अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। अब देखते हैं हम प्रश्न। तो अगर 26वां प्रश्न देखें, विज्ञान किस पर विश्वास रखता है? तो विज्ञान सत्य पर विश्वास रखता है, ऑप्शन बी। 27वां, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? तो स्वयं को असहाय मानकर, ठीक है, स्वर्ग के आकर्षण से, ये भी ऊपर पैसेज में है, नरक के भय से, तो तीनों ही कारण से मनुष्य अंधविश्वासी बनता है।
एक ही सिक्के के दो पहलू का क्या तात्पर्य है? तो एक ही विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की गई है, कैसे धर्म और विज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है, लेकिन दो प्रणालियां हैं वो अलग अलग है। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है सत्य की खोज। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तो विज्ञान किस पर आश्रित होता है? विज्ञान आपके प्रमाण पर आश्रित होता है। ठीक है, तो यही पूरा इसके आंसर थे। मैं आपको रीजनिंग के हमेशा की तरह आंसर बता देता हूं। 31 का आंसर है ऑप्शन ए 160। 32वें का आंसर है ऑप्शन ए CEHL। 33वें का आंसर है ऑप्शन सी 0.0303। 34वें का आंसर है 7, माफ कीजिए 8, सॉरी माफ कीजिए 8। अगला उस विकल्प का चयन करें, सीरीज हमें पूरी करनी है। 35 का आंसर है सी 99। रैंकिंग वाला प्रश्न है, कौन से ऑर्डर में कहां पर है? तो 36वें का प्रश्न है ए 35। 37 जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसका आंसर है बी। पॉज करके आप देख लीजिएगा। 38वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। 39वें का जो आंसर है वो देख लेते हैं। 39वें का आंसर है ऑप्शन ए 40। जो कथन कारण वाला है, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, तो आप ऊपर देख लीजिए आराम से। इसका आंसर है सी, ना तो एक निष्कर्ष और ना दो ही अनुसरण करता है। 41वें की बात करें, 41वें का आंसर है डी। 42वें का आंसर है ऑप्शन बी। 43वें का आंसर है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी तरह संबंध है जिससे दूसरा पहले पद से संबंधित। तो 43 का आंसर है ए। 44वें का आंसर है ए। और अंतिम प्रश्न है रीजनिंग का, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सारे रीजनिंग के प्रश्न थे। किसी में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं सामान्य जानकारी के प्रश्न। एक ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है, देखिए, टैक्स हेवन। और देखिए हेवन, ये स्वर्ग वाला हेवन स्पेलिंग नहीं है, HAVEN इसकी स्पेलिंग होती है। HEAVEN ये होता है स्वर्ग। ठीक है, तो ये स्पेलिंग में अंतर है। टैक्स हेवन, हेवन यहां पर मतलब होता है आश्रय। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो राउंड ट्रिपिंग करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, जहां पर लो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा, इंडिया से पैसा कमाते हैं, ब्लैक मनी दूसरे देश में ट्रैप कर देते हैं, वहां पर उन्हें बहुत कम उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से पूरा ही एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग, या एक तरह से कहा जा सकता है ऐसी जगह जहां पर टैक्स बहुत कम होता है, लोग वहां पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि टैक्स आपका इनकम पर बहुत कम जाता है। और इसके बारे में एक चीज और है, आप देखेंगे ये वो ज्यादातर कंट्री होती है जो ज्यादातर अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जहां पर पैसा स्टोर किया जाता है, वो भी दूसरी कंट्री से साझा नहीं करती हैं। तो दोनों एक तरह से पैसा छुपाने का ही ये कारण बनता है। हृदय योजना निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से शहर शामिल नहीं है? तो देखिए हृदय जो आपकी स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज योजना। इसका देखिए पूरा काम क्या है, मेन इसमें कुछ सिटीज आपकी सेलेक्ट की गई हैं। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये जो सिटी है आपका, उसके डेवलपमेंट से संबंधित स्कीम है। इसमें देखिए 13 सिटीज सरकार के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी, उसमें देखिए मदुरई आपका नहीं है। ठीक है, कुछ मैं आपको बता देता हूं। अजमेर है, अमरावती है, अमृतसर है, बदामी है, बदामी वही है जो चालुक्य वंश की राजधानी था, द्वारका है, गया बौद्ध धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, कांचीपुरम है, पल्लव वंश की राजधानी हुआ करता था कांचीपुरम, मथुरा है, पुरी है, वाराणसी है, वेलनकन्नी है, वेल्लोर है और वारंगल है। तो आप सारे देख लीजिए, बाकी 3 इसमें है, लेकिन मदुरई इसमें शामिल नहीं है। मदुरई कौन से वंश की राजधानी था? जो पांड्य वंश था, इसकी राजधानी ये हुआ करता था।
मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे जब हमने एक्सेप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को? उस समय 395 इसमें आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे या 22 भाग थे, और 8 आपके शेड्यूल से यानी अनुसूचियां थी। तो 395 इसका सही आंसर होगा। कल मैंने आपको बता दिया था जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, मैंने सब आपको डिटेल में बता दिया था कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कई सारी कमेटीज बनी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने संविधान का पूरा निर्माण किया था। इसमें टोटल 7 मेंबर थे और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और एक बार इसकी डेट भी पूछ चुका है कि डेट किस दिन एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी की स्थापना की गई थी। मेंबर चेयरपर्सन मैं आपको बता चुका हूं, भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा इसमें एन गोपाल स्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। लेकिन देखिए एन माधवराव क्या हुआ था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी, इसलिए उनको हटा दिया गया था। उनकी जगह बी एल मित्तर को लाया गया था। फिर टी टी कृष्ण नामचारी थे और उनको बेसिकली क्यों लाया गया था, क्योंकि जो डीपी खेतान थे पहले इसके मेंबर, डीपी खेतान की 1948 में डेथ हो गई थी, इसलिए इनको उनकी जगह लाया गया था। तो ये 7 इसके मेंबर थे। बात करें अगर जो संविधान सभा बनी थी, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। अब देखिए इसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं, उनको भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी किसी ना किसी कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये 2 समिति के अध्यक्ष थे। एक था रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और दूसरे थे स्टीयरिंग कमेटी। इसके अलावा बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति के अध्यक्ष थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, आपको पता है प्रांतों का जो एकीकरण का कार्य किया है भारतीय यूनियन में वो सरदार पटेल जी ने ही किया है। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी ही थे। राजगोपालचारी से संबंधित कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कमेटी नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ और जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए। आगे चलते हैं। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है। तो देखिए मुगल काल की 2 सबसे प्रसिद्ध इमारतें, ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है यमुना नदी के किनारे, इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, दोनों शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी, क्योंकि कहा भी जाता है शाहजहां के टाइम में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। उसने सबसे बेहतरीन तरीके से जो लाल बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, उसका विभिन्न इमारतों में उपयोग कराया। तो दोनों का ही जो आर्किटेक्ट है वो सेम है, वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, लाहौर से थे तो इसलिए इनका नाम लाहौरी अपने नाम में लगाया जाता है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल और लाल किला दोनों को ही इन्होंने डिजाइन किया है, या आर्किटेक्ट इसके यही रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए जो संगम साहित्य है, तो संगम एक्चुअल में होता क्या था मैं आपको बताता हूं। संगम होता था अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स। यहां पर 3 टोटल संगम हुए थे, या एक तरह से आप हिंदी में इसको मीटिंग मान सकते हैं। ये एक सभा होती थी जहां पर तमिल कवि आते थे और वो एक साथ बैठते थे। ये जो ऑर्गेनाइज कराया था, ये पांड्य वंश के जो राजा होते थे इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। तो 3 संगम आपके हुए हैं। पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपाड़पुरम में, तीसरा भी हुआ था मदुरई में। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। इससे संबंधित देखिए इसमें क्या है, 3 राज्यों का इसमें इंपॉर्टेंट जिक्र किया जाता है, चोला, चेरा और पांड्या। तो चोल वंश के राजा इसमें मिलेंगे, चेर वंश के और पांड्या वंश तो ये ऑर्गेनाइज कराता था, तो ये तो होने ही थे। कदम्बाज ऑफ बनवासी, देखिए इसका जिक्र आपको इसमें नहीं मिलता। कदम्बाज की जो राजधानी था ये पूछ चुका है, बनावासी। इसके बारे में पूरा बताऊंगा पहले, लेकिन देखिए जो संगम साहित्य है इसमें कुछ रचनाएं हैं, उसको आप रट लीजिए, वो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है। 4 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, चारों मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए जो 3 अकेडमी हुई थी, तो सबसे पहला जो है इसका देखिए कई सारे लोगों ने इसको अटेंड किया था तमिल, लेकिन इसका कोई भी हमें लिटरेरी साक्ष्य नहीं मिलता। पहले वाली का कोई भी नहीं है। दूसरी वाली जो मीटिंग कपाड़पुरम में हुई थी, इसका केवल एक टेक्स्ट हमें मिलता है जिसका नाम है टोलकापियम। ठीक है, टोलकापियम। और देखिए जो टोलकापियम है इसको लिखा है टोलकापियार ने या तोलक पियार ने, और ये तमिल ग्रामर, जो तमिल व्याकरण है, ठीक है, उससे संबंधित बुक है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। तो एक किताब आपकी ये हो गई जो सेकंड संगम से संबंधित है। तीसरा संगम जो आपका मदुरई में हुआ था, हमें जो ज्यादातर टेक्स्ट मिले हैं संगम टेक्स्ट या संगम साहित्य, वो इसी वाली मीटिंग के मिले हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला तो आप याद रखिएगा सिलप्पधिकरम,
सिलप्पदिकरम जो लिखा है वो लिखी है इलंगो अडिगल ने, ठीक है, पहली तो ये हो गई। दूसरी आपकी किताब है मनी मेघलाई, मनी मेघलाई लिखी है सित्तलाई सत्तनार ने। एक किताब और है उसका नाम है तिरुक्कुरल, तिरुक्कुलर लिखी है तिरुवल्लुवर ने। आपने देखा होगा जहां पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, वहीं पर आपको तिरुवल्लुवर की मूर्ति भी दिखाई देगी। तो तिरुवल्लुवर बहुत ज्यादा फेमस है तमिल में, तो जो तिरुक्कुरल है वो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। तो ये प्लीज 4 तो आप याद कर लीजिए। पहली तोलकापियम तोलकपियार ने लिखी, दूसरी सिलप्पदिकरम ये इलंगो अडिगल ने लिखी, तीसरी मणिमेगलाई सित्तलाई सत्तनार ने लिखी, चौथी तिरुक्कुरल ये तिरुवल्लुवर ने लिखी है। तो ये 4 किताब आप याद कर लीजिए जो बार बार पूछता रहता है, ठीक है। बात करें कदम्बास की, तो कदम्बास की राजधानी मैंने आपको बता दी, बनवासी इनकी राजधानी थी, ये बार बार पूछता रहता है। आगे चलते हैं। 3 तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग को किस रूप में जाना जाता है? तो भारत का जैसे नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, तो क्या बोलते हैं इसे? प्रायद्वीप बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप इसको बोला जाता है। दुनिया के कुछ फेमस पेनिनसुला मैं आपको बता देता हूं। एक है आपका कामचत्का, कामचत्का प्रायद्वीप, ये रशिया में स्थित है। इसके अलावा एक है आपका युकातन, युकातन पेनिनसुला या युकातन प्रायद्वीप, ये मैक्सिको में स्थित है। एक है आपका आइबेरियन, आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरियन प्रायद्वीप, ये स्पेन में स्थित है, ठीक है। तो 3 आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। और वैसे अगर बात करी जाए तो इसको स्पेन और पोर्चुगल दोनों में ही आप मान सकते हैं, दोनों कंट्रीज में ये लगभग लगभग पड़ता है, स्पेन और पोर्चुगल या पुर्तगाल, ठीक है। तो ये कुछ संबंधित इससे फैक्ट्स होगा अलग। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी हम जानते हैं। आपको पता है पूरा इस तरीके से पूरा हमारे वेस्ट कोस्ट में, गुजरात के दक्षिणी भाग से लेकर पूरा केरल के कोस्ट तक, या जहां पर आपकी पूरी लास्ट हिल चलती है वहां तक पूरा ये वेस्टर्न घाट हमारा पैरेलल चलता है पश्चिमी घाट के। और बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी एक ये इंडिया का है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता है विटामिन के। तो विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल जो पानी में घुलनशील होते हैं, जो होते हैं बी और सी, और एक होते हैं फैट सॉल्यूबल जो वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी ए के। तो ये फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील विटामिन है। रासायनिक नाम इसका क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। एक बार ये पूछ लिया था कि ये जो विटामिन के है ये हमारी बॉडी में कहां पर संग्रहित होता है या सिंथेसाइज होता है? तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का एक भाग होता है कोलॉन, ठीक है, COLON, कोलॉन, वहां पर ये सिंथेसाइज या संग्रहित होता है विटामिन के। इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। और किसने इसको खोजा था? एक साइंटिस्ट है डाम, ठीक है, DAM, डाम एक साइंटिस्ट है। 1935 में उन्होंने विटामिन के की खोज की है। ये प्रश्न भी आपका आई थिंक रेलवे में आया हुआ है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे संबंधित हो गए। विटामिन सी का पूछ लेता है कभी कभी, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। अगला, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया? तो डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किया है वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने किया है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें ये आपका सही होगा। तो इनको 1962 में इनकी इस खोज के लिए मिला है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनको भी दिया गया था, मॉरिस विल्किस को, मॉरिस विल्किस, इनको भी इनके साथ दिया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो हमारी पूरी बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी होती है वो सारा इसी में स्टोर रहती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि चुने। तो अदिश और सदिश राशियां होती हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें ऊपर इस तरीके से एरो लगा रहता है, उसमें आपको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और उस अदिश राशियों के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो इसमें से आपको अदिश राशि चुननी है। तो जो कार्य है आपका, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? तो टंगस्टन आपका सबसे कठोर धातु है। फिलामेंट वगैरह बनाने में आपको पता होगा बल्ब के इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई रहता है।
स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? तो माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए बनाए गए। आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपका कमी होती है, ऑप्शन बी। क्षति होती है, यानी ऑप्शन बी। अगला 61वां, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस का अध्ययन यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ओजोन लेयर बोला जाता है। आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये परत पाई जाती है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, और O3 से इसको दर्शाया जाता है। और जो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको कहीं ना कहीं ये रोकने का काम करती है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ट्राई एटॉमिक गैस इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम्स होते हैं। अगर बात करें ओजोन परत की जो मोटाई होती है कौन सी यूनिट में नापते हैं? तो डॉब्सन यूनिट, ठीक है। डॉब्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की है? तो कौन सी सरकार ने की थी? तो झारखंड सरकार ने ये स्कीम लाए थे। जैसे किसी गांव का कोई स्वतंत्रता सेनानी या फिर कोई आर्मी में पर्सनल शहीद हो जाता है तो उसमें शहीद ग्राम विकास योजना के नाम से उसको डेवलप किया जाएगा। सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो आपको पता है निकोलस कोपरनिकस ने ये सबसे पहले खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती है और एक अंडाकार ऑर्बिट या इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये चक्कर लगाती है। इसमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावनाओं को प्रदर्शित करता है? तो जो भाईचारा है या ब्रदरहुड है ये आपको एक परिवार के सदस्य के होने के रूप में प्रदर्शित करता है। आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देशिका प्रस्ताव था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था सदन के आगे, वही बाद में हमारी उद्देशिका बन गया। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जो उद्देशिका से स्टार्ट होता है। उद्देशिका को आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमें यह दिखाता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी जो सोच थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, जो देश को लेकर उनकी एक इमेज थी, वो किस तरीके की थी वो पूरी हमें इसमें दिखाई देती है। जैसे लिबर्टी की बात इसमें की जाती है, इक्वालिटी या समानता की बात की जाती है आपकी प्रस्तावना में। बात करें प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? तो इसमें से यूआरएल का भाग क्या नहीं होता? तो आईपी एड्रेस जो है ये यूआरएल का भाग नहीं होता। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी पूछता रहता है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? तो इंटरनेट का अग्रदूत था, इसका सेंस है मतलब सबसे पहला जो इंटरनेट का सॉफ्टवेयर था वो कौन सा था? वो था आपका अर्पानेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें उल्टा लिखा है, अपरा नहीं है, अर्पानेट है, ठीक है, अर्पानेट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का क्या कहा जाता है इसको? मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों तथा समर्थताओं यानी कंपैटिबिलिटीज को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? तो कौन देता है? सिस्टम बोर्ड्स, ऑप्शन ए। क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की का आप प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। अगर गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगला देखते हैं। HTML कोडिंग में निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो HTML में आपका नोटपैड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। समय की एक अवधि के दौरान आप कितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है? तो कौन इसको प्रदर्शित करता है? टास्क बार, ऑप्शन सी। http आपका pinhall.com, इस यूआरएल में http अंश क्या है? तो http को क्या बोला जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये ट्रांसफर नियमावली को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी। बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीनी भाषा बनती है, किससे बनती है? 0 और 1 से।
IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूरा नाम क्या है? तो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। 76वां, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3.G9 सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो इसमें आपका क्या प्रदर्शित होगा? B3 आपका प्रदर्शित होगा। एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी आपका जो बिटकॉइन वगैरह होते हैं उसमें क्रिप्टोग्राफी ही यूज की जाती है, इसलिए कहते हैं जो बिटकॉइन है उसकी जो एल्गोरिदम है उसको ब्रेक करना बहुत टफ है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका अटैक सरफेस। ठीक है, अटैक सरफेस, ऑप्शन ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के प्रश्न अब नए हैं, इसी तरीके के प्रश्न बनने की संभावना है। अगला, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो विजुअल बेसिक जो है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है आपकी, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में आती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा थी हिंदी 1989 में। ठीक है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में दिया गया है। बात करें देखिए हिंदी की भी अगर, तो हिंदी जो है उत्तर प्रदेश में अधिनियम लाया गया था, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1952 में। ठीक है, इसके तहत प्रथम राजकीय भाषा इसको घोषित किया गया था। और एक प्रश्न और बनता है कि कौन से साल से सभी कार्यालयों में देवनागरी लिपि में कार्य अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1968 में या 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालय में आपका देवनागरी लिपि को अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये दो प्रश्न आपके हिंदी से भी बनते हैं। अब देखिए कुछ भाषा से संबंधित संस्थान मैं आपको बता देता हूं। 3 भाषा के संस्थान इंपॉर्टेंट है, हिंदी, उर्दू और संस्कृत के। तो अगर बात करें हिंदुस्तानी एकेडमी जो प्रयागराज में स्थित है, इसको 1927 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसको 1976 में स्थापित किया गया है दिसंबर के महीने में। और इसी महीने में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो दिसंबर 1976 में 2 संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश लखनऊ संस्थान स्थापित किए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में स्थापित की गई है। सिंधी एक भाषा है, तो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1996 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी 1998 में बनाई गई। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ठीक है, सारी लैंग्वेज को कवर करता है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये 1994 में बनाया गया। तो ये कुछ भाषा से संबंधित संस्थान है। 1991 से लेकर 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये 1991 से 2001 पूछ रहा है। इस दौरान 16.7 थी। अगर बात करें 2001 से 2011 तक के दशक में, इसमें जो वृद्धि हुई है वो है 11.34%। इसको भी याद रखिएगा, अगर इसको रिफॉर्म करके पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा। तो 11.34 की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या मैक्सिमम थी? तो प्रयागराज की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा थी। सेकंड रैंक थी लखनऊ की, तीसरी रैंक थी कानपुर की और चौथी रैंक थी गोरखपुर की। प्रयागराज की जनसंख्या वो है लगभग 59,54,000 के आसपास। लखनऊ योजना, इसका संबंध किससे है? तो लखनऊ योजना का जो संबंध है वो आपके सड़कों के निर्माण से है। 85वां, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? मैंने आपको बता दिया 1989 में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और एक है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। बात करें सहरिया की, सहरिया आपको कहां मिलता है? सहरिया आपको ललितपुर जनपद में देखने के लिए मिलेंगे। इसको याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ चुका है।
आगे चलते हैं। और सेकंड रैंक किसकी है ये भी बता देता हूं। सेकंड रैंक है आपकी बुक्सा जनजाति की, जो आपको आगरा और बिजनौर यहां पर देखने के लिए मिलेगी। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रुप है। आगे चलते हैं। और कल मैंने आपको देखिए हम जनजाति पढ़ रहे थे, कल मैंने आपको सबसे कम सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या बता दी है। सबसे ज्यादा जनजातियों की जनसंख्या वाला जनपद है सोनभद्र। सबसे कम जनजाति कहां मिलती है? बागपत में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी उत्तर प्रदेश के झांसी से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं देख लेता हूं, एक बार बता देता हूं। पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, इसको रट लीजिए, ये कई बार पूछ चुका है। जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसके अलावा जय भारत ये भी सर की रचना है, और द्वापर झंकार ये इनकी एक और रचना है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया है वो कौन है? तो ये हैं जो सबसे मशहूर शहनाई वादक रहे हैं इंडिया के, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब से इसकी स्थापना हुई है? इस अवार्ड की स्थापना हुई है 2006 में। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपको पता है नवाब की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले नवाब कौन थे? नवाब सादत खान। इसके अलावा अगर बात करें अंतिम कौन थे, तो वाजिद अली शाह, उनकी ही वाइफ थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। क्योंकि आपको पता है 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस यानी कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्योंकि उस समय किसकी पॉलिसी चल रही थी? लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह हड़प नीति उनकी उस समय चल रही थी। तो इसको कुशासन के आधार पर उसमें मिला लिया गया था, जिससे इनकी वाइफ काफी नाराज थी। तो नवाब की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो पुराना प्रश्न है ये, अब तो मुझे नहीं लगता बनेगा। वैसे उस समय झांसी में कोई पॉलीक्लिनिक नहीं था। इसके अलावा आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से उद्गत मानी जाती है? तो ये वाराणसी की एक वैरायटी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है, दोनों की संयुक्त परियोजना है। और इस पे देखिए ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिले से लाभान्वित होते हैं। आगे देखते हैं मैचिंग जो है इंडियन, सॉरी अगला भी माफ कीजिए। उत्तर प्रदेश में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया? पारीछा बांध भी आपका बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। और ये मल्टीपर्पज पावर प्लांट है। इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे बनाई जाती है। तो ये भी बेतवा है और आपका रानी लक्ष्मीबाई भी बेतवा पर ही स्थित है। अब देखते हैं मैचिंग। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन तो रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में स्थित है। ठीक है, झांसी ऊपर देखते हैं वहां पे पता लगेगा। हाँ देखिए झांसी है। ये एलिम्को है यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन यानी कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर में स्थित है ये। ठीक है, कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना आपको पता है फूलपुर में स्थित है। तो इसको आप मिला लीजिए, सी ऑप्शन आपका बैठेगा। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा, कानपुर और लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो नोएडा और लखनऊ यहां पर आपका सही होगा। अगला, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। तो देखिए जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। गोल्डन फाइबर पहले तो भारत के पास बहुत बड़ा इसका हिस्सा था, लेकिन जब से बांग्लादेश अलग देश बना है तो काफी ज्यादा हिस्सा उसका उसमें चला गया। तो महावीर जूट मिल्स की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। ये थोड़ा सा देखिए इसमें एरर है, राज्य इसमें इस तरफ दे दिया, राज्य इधर कर लीजिएगा आप और ये इधर कर लीजिएगा। गुजरात की बात करें, गुजरात में काकड़ा पार है, कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो 98 को अगर आप मिलाएंगे ऑप्शन सी आपका सही होगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको पता है यूपी में सबसे फेमस कौन सी जगह है जहां पर रेलवे का हेडक्वार्टर है? इलाहाबाद।
मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां। तो जौनपुर काफी फेमस रहा है, स्पेशली ये फेमस बना शर्की वंश के टाइम में। ठीक है, शर्की जो डायनेस्टी थी उसकी स्थापना मलिक सरवार ने यहाँ पर की थी 1394 में, तब ये काफी फेमस बना। और जो शेरशाह सूरी थे उनके पिताजी जौनपुर के ही एक जागीरदार हुआ करते थे, और शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से ही हासिल की थी। ये प्रश्न भी एक बार पूछ लिया था। तो यही हमारे आज के 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।